नमस्कार विद्यार्थियों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पर आज हमारा यह व्याख्यान। विगत व्याख्यान की बात करें तो हम चर्चा कर रहे थे कि 1935 के अधिनियम के बाद अप्रैल 1936 में कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव अभियान संगठित करने के लिए एक 7 सदस्यीय पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी और उसमें मौलाना आज़ाद भी थे। चुनावों के बाद मंत्रिमंडल के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग के लिए मौलाना आज़ाद ने काफ़ी प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हो सके। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग को कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। 11 प्रांतों में से केवल एक प्रांत सिंध प्रांत में उसको पूर्ण बहुमत मिला था। तो ये चर्चाएं विद्यार्थियों विगत व्याख्यान में अपन कर रहे थे और मौलाना आज़ाद लगातार देश में जो उस समय 2 बड़े दल बन चुके थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन बात नहीं बन पाई। और यह भी हमने किया था कि 1940 में मौलाना आज़ाद को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और जिस पर वो 1946 तक रहे। इसके अतिरिक्त जो मुसलमानों की एक बहुत प्रसिद्ध संस्था और बहुत सम्मानित संस्था जमायत उलमाए हिंद के अध्यक्ष भी रहे। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, मार्च 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने क्रिप्स का एक मित्र के रूप में स्वागत किया। क्रिप्स मिशन का प्रारंभिक रुख स्वागत योग्य था, लेकिन बाद में क्रिप्स अपने वादों से मुकरता गया और फलस्वरूप क्रिप्स से भारतीय नेताओं का विश्वास उठ गया। मौलाना आज़ाद साहब ने कहा, जब तक युद्ध काल में काउंसिल को वास्तविक शक्ति और उत्तरदायित्व न सौंपा जाए, तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होगा। ये बात मौलाना आज़ाद साहब ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से कही। शुरू में क्रिप्स ने मुझे आश्वासन दिया था कि काउंसिल एक मंत्रिमंडल की भांति कार्य करेगी, किंतु बातचीत के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि यह बात एक पोएटिक अतिशयोक्ति जो होती है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, जो विद्यार्थियों मौलाना आज़ाद कहते हैं कि यह बात एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति या अतिशयोक्ति, अभिव्यक्ति नहीं अतिशयोक्ति थी। मौलाना आज़ाद द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार क्रिप्स से उनकी पहली भेंट
29 मार्च 1942 को हुई थी और उसमें स्पष्ट आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वायसराय ब्रिटेन के सम्राट की तरह केवल संवैधानिक प्रधान होगा। वास्तविक सत्ता काउंसिल के हाथों में रहेगी और काउंसिल के हाथों में रहेगी और काउंसिल युद्ध काल में भी मंत्रिमंडल की तरह कार्य करेगी। किंतु ज्यों-ज्यों बातचीत आगे बढ़ी त्यों-त्यों यह सब्ज बाग सूखता गया। ये जो बातें थी ये सारी जो हैं वो हवा में हो गई। अप्रैल 1942 को मौलाना आज़ाद ने दूसरी भेंट जब क्रिप्स से की थी तो क्रिप्स ने अपना जो रुख है वो बहुत कुछ बदल लिया था। अब उन्होंने कहा कि वायसराय और परिषद की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साफ कह दिया। यद्यपि उन्हें पूरा विश्वास है कि व्यवहारिक स्थिति वैसी ही होगी जैसा कि उन्होंने अपनी पहली भेंट में कहा था। क्रिप्स भारतीय नेताओं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अस्वीकार्य थे। जो उस समय के दो बड़े दल और जो भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको क्रिप्स की जो योजना थी वो योजना स्वीकार्य नहीं थी। अतः उनमें परिकल्पित संविधान सभा की स्थापना नहीं हुई। मौलाना आजाद के अनुसार दोनों दलों ने एक प्रस्तावों को भिन्न भिन्न आधारों पर अस्वीकार कर दिया। दोनों जो दल यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस। आजाद साहब ने लिखा है कि कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया था। एक तो यह कि इन प्रस्तावों में इस बात की व्यवस्था नहीं थी कि देशी रियासतों के भविष्य के बारे में उनकी जो जनता है, प्रजा है, उसकी राय ली जाए अथवा संविधान सभा में उनके प्रतिनिधियों के चुनाव में संबद्ध रियासतों की जनता का भी कुछ हाथ हो। और दूसरा, यदि इस अद्भुत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी भी प्रांत को भारत संघ में शामिल न होने का अधिकार है तो इससे भारतीय एकता की धारणा पर घातक प्रहार होगा। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश प्रस्तावों को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह संविधान सभा की स्थापना के विरुद्ध थी। यदि भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना होती है तो इससे पाकिस्तान का जो उनका एक ख्वाब है, उनकी जो एक मांग है, वो कहीं पीछे रह जाती है। ये बात भारत से लंदन लौटकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अमेरिका के नाम से उनका एक जो स्पीच ब्रॉडकास्ट किया, उस पर बड़ी तीखी रिएक्शन हुई। इस भाषण में क्रिप्स ने कहा कि हमने प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताओं को तत्काल वायसराय की शासन परिषद में ऐसा प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया जैसा कि आपके
के इन मंत्रियों को प्राप्त है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ये बात उन्होंने इंग्लैंड में आकर कही कि एक काउंसिल, गवर्नर और वायसराय और वायसराय की एक काउंसिल, और उस काउंसिल के आधार पर वायसराय अपना शासन करता है, ये उन्होंने कहा। उन्हें क्रिप्स को इतने से ही संतोष नहीं हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों पर छा जाना चाहती है, यानी कि उनके अधिकारों को निगल जाना चाहती है। क्रिप्स ने उसने मतलब जो और आगे जो कहता है कि गांधी जी के इशारों पर ही प्रस्तावों को ठुकराया। गांधी जी के इन प्रस्तावों को एक दिवालिया बैंक की गांधी जी ने इन प्रस्तावों को एक दिवालिया बैंक की गैर मियादी हुंडी कहा। जो भी राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, लेखकों और प्रचारक थे ने उन्हीं असत्य और बेबुनियादी बातों को लेकर झूठा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। परंतु गांधी जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। हालांकि क्रिप्स ने उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालने का प्रयास किया, उनको एक कहते हैं ना गंदी राजनीति में घसीटने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के जो नियम हैं वो बहुत बड़े थे। गांधी जी आज के राजनीतिज्ञों की तरह कोई गिरे हुए राजनीतिज्ञ नहीं थे। अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं आज, लेकिन अधिकांश राजनीतिज्ञ गिरे हुए हैं। उनका सिद्धांत असत्य का मुकाबला, सत्य और अंधकार का मुकाबला, ये जो मुकाबला है वो अपने मतलब मृत्यु तक करने वाले जो व्यक्ति, ऐसे गांधी जी। इसलिए उन्होंने अप्रैल 1942 में गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, भारत के लिए चाहे कैसा भी परिणाम क्यों न हो, और उसकी और ब्रिटेन की भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है। वो इसके लिए मतलब वो कह रहे थे कि हमारी जो योजना है वो ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, वो उसके लिए भी एक अच्छी योजना है और अंग्रेजों को इसे स्वीकार करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज व्यवस्था पूर्वक और समय रहते भारत से चले जाएं, इसी में अंग्रेजों की सुरक्षा है। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृति दे दी कि अब बातचीत के सब रास्ते बंद हो गए हैं, आंदोलन का रास्ता हमारे हाथ में है, शेष चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो हम आंदोलन कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने आंदोलन की इजाज़त दे दी, जो उस समय हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ने इजाज़त दी 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को विद्यार्थियों सामने स्क्रीन पर 9 अगस्त जो लिखा हुआ है, अगस्त के साथ में एक कै और लिखा गया, लेकिन आप एमए के विद्यार्थी हैं, आप इस टाइपिंग त्रुटि को नज़रअंदाज करेंगे, मुझे इसका विश्वास है। यह है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही जो अंग्रेजी हुकूमत थी ने कांग्रेस कार्यकारिणी के जो बड़े सदस्य थे, लगभग उन सदस्यों को और साथ में गांधी जी को, जितने भी सदस्य थे कांग्रेस कार्यकारिणी के और महात्मा गांधी जी, सबको बंदी बना लिया। इस पर जनता ने सरकारी नीति के विरुद्ध
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जनता बागी हो गई, जनता घरों से बाहर निकल आई। कई कारणों से 1942 की क्रांति, हालांकि वो जो ये आंदोलन था वो उस समय अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सका, यद्यपि उसका व्यापक प्रभाव रहा। विदेशों को, जो दुनिया में जो लोग रह रहे थे, उनको भारतीय असंतोष की जानकारी मिली कि भारत में क्या चल रहा है, किस प्रकार से इंग्लैंड भारत की जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है, वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और किस प्रकार से दो बड़े समुदायों के बीच में एक वैमनस्य पैदा करने का कार्य इंग्लैंड ने किया है, किस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण हुआ है, संसाधनों का शोषण हुआ है, इस बात की जानकारी दुनिया तक पहुंची और दुनिया ने अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू किया कि वो भारत को छोड़े और भारत को आज़ाद करे। जून 1945 में वेवेल योजना के अंतर्गत शिमला समझौता हुआ। विद्यार्थियों, कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सहमति हो गई, जैसे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, युद्ध प्रयासों में पूरा सहयोग और युद्ध की समाप्ति तक वायसराय की पुनर्गठित कार्यकारिणी परिषद का कायम रहना। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।